हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश। वेलकम टू अवर स्मॉल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी का ज्ञान। इस चैनल पर हम 11th और 12th के बायोलॉजी के क्लासेस चालू कर रहे हैं, जिस पे आपको पूरे कंप्लीट 11th और 12th के चैप्टर्स मिल जाएंगे थोड़े थोड़े करके। शुरुआत हम एनिमल किंगडम से कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम को कैसे क्लासीफाई किया गया है। सो ऑल तो इससे पहले हम देखेंगे कि जो सारे लिविंग बींग्स हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया, किसने किया। फर्स्ट अटेम्प्ट जो उसने किया है RH विटाकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देके इसकी शुरुआत की थी। उसमें जो हम 5 किंगडम देखते हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। ये 5 किंगडम हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसमें से एनिमल किंगडम को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है ये आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ जो है वो कुछ क्राइटेरिया यूज किया गया था, जिसमें से कि कुछ क्राइटेरिया जैसे कि ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, ग्रेड सीलोम कैसी है, और ऐसे कुछ क्राइटेरिया जो है वो यूज किए गए थे। उसमें से एक थे बॉडी प्लान कैसा है एनिमल्स का। उसमें से बॉडी प्लान कैसा है, तो कुछ में से सेलुलर ग्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशन वो शो किया था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसका वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कुछ सेल्स जो है वो एग्रीगेट जमा होते हैं एक ग्रुप में, उनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, बस जो कुछ सेल्स है वो बस अपने सेपरेट काम बांट लेते हैं और एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करते हैं। उस ऑर्गेनिज्म में ईच सेल हैज इट्स ओन फंक्शन और वो अपना अपना काम स्टेप वाइज करते रहते हैं। जैसे कि उसमें जो एग्जांपल है वो स्पॉन्जेस पोरीफेरा का, वहां पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, बस कुछ सेल्स अपना अपने आप में काम बांट लेते हैं और वो जिंदा रहने का काम करते हैं। नेक्स्ट लेवल है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, जिसमें कि बॉडी जो है वो एक सैक की तरह होती है और डाइजेशन जो है उसी एक सिंगल सिलो में हो जाता है। डाइजेशन उसमें जो है इंजेक्शन ऑफ फूड और इजेशन मतलब खाने का बॉडी के अंदर आना और बाहर जाने का जो पॉइंट है वो एक ही होता है, एक ही वे है, जिस एक ही वो क्या कहते हैं वे है, एक ही वे है जिससे कि बॉडी के अंदर खाना उसी जगह से आता है, माउथ भी वही है और एनस भी उसी एक ही पॉइंट जो काम करता रहता है। और नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, जो कि मोस्टली एनिलिडा से जो हायर एनिलिडा के बाद के जो हायर एनिमल्स हैं उन्हीं में शो होता है, जहां पर पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूब के फॉर्म में है। जैसे कि माउथ और एनस दोनों सेपरेट उसके छेद होते हैं, जहां से मतलब माउथ से इंजेक्शन होगा और इंजेक्शन डाइजेशन के बाद जो इंजेक्शन होगा वो एनस से हो जाएगा। तो ये इस लेवल की जो है बॉडी प्लेन वो एनिमल के बाद के लेवल मतलब जो आर्थ्रोपोड्स और मूल्स उसके बाद हायर एनिमल्स जैसे कि हम ह्यूमंस सब में ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लेन है वो शो करता है। तो फर्दर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है जैसे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ये दो टर्म आपने अपने 10th क्लास में जो है वो स्टडी की होगी। नॉन कॉर्डेट जो है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। इसकी वजह नोटोकॉर्ड मतलब जो प्रिमिटिव वर्टेब्रल कॉलम जैसे जो पार्ट होता है ना, उसी की वजह से उनको नॉन कॉर्डेट्स मतलब उनको इनवर्टेब्रेट्स भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और कॉर्डेट्स जो कि हायर एनिमल्स है जैसे कि हम ह्यूमंस, उन दोनों को सेपरेट इसी बेसिस पे किया गया है। जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स में जो है जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होती है और कॉर्डेट्स में वो डोर्सल होती है। हार्ट जो है वो कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल होता है। इसी कुछ बेसिस पे एनिमल किंगडम को दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। जो इनवर्टेब्रेट्स मतलब जो कॉर्डेट्स में है वो कुछ 10 फाइलम्स है, उनमें से कुछ है जैसे कि पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलेमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, ऐसे कुछ फाइलम्स हैं जिनको हमें फर्दर स्टडी करना है। इनमें से जो हमारा पहला फाइलम है वो है पोरीफेरा। इसमें इस फाइलम में जो है वो सेलुलर एग्रीगेट्स आते हैं, मतलब वो जो मैंने पहले बताया था ना, जहाँ पे मतलब सेल्स खुद इकट्ठा होते हैं, टिश्यू फॉर्म नहीं करते और खुद अपना काम मतलब कुछ अपने अपने सेपरेट काम ऐसे बांट लेते हैं। उन्हीं में स्पॉन्ज आते हैं, जिनमें इनको कॉमनली स्पॉन्ज ही कहा जाता है जी। ये
ये जो एनिमल्स है वो एक्वाटिक है, मतलब सारे के सारे जो एनिमल्स है ना वो पानी में रहते हैं। इनमें से भी ज्यादातर एनिमल जो है वो खारे पानी में मतलब समुद्र में रहते हैं, और कुछ ही हैं इनमें से जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। मोस्टली ये एक्वाटिक ही है, और मोस्टली और कंप्लीटली दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स। और ये जो है इन एक टर्म आती है असिमेट्रिकल, मतलब इनको अगर हम इमेजिनरी लाइन से अगर काटने की कोशिश करें किसी दो भाग में तो वो हो ही नहीं सकता। ये किसी भी ऐसी कोई लाइन है ही नहीं जिनसे इनके कुछ दो भाग हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दीज आर डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। मतलब डिप्लोप्लास्टिक मीन्स आपको ये ध्यान में रखनी है, जब एम्ब्रियोनिक लेयर जब फॉर्म होती है तब कुछ जर्म लेयर जैसे कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये तीन लेयर आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। इनमें से अगर दो ही लेयर प्रेजेंट है जैसे कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और बीच में कोई डेड लेयर ऐसा कुछ है प्रेजेंट है, तो वो मतलब डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। उसमें से अगर तीनों लेयर प्रेजेंट है जैसे कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, अगर ये तीनों लेयर्स अगर प्रेजेंट रहती है तो उसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। सो हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, असिमेट्रिकल, डिप्लोप्लास्टिक और एक्वाटिक, ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। और फर्दर इसमें जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सिंपल है, मतलब बॉडी जो है पूरी एक एक किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, जैसे कि कोई पेड़ हो गया, और वहीं पे ये अपना एक गुजारा करता है, जिसमें कि ये स्पॉन्जी आप कह सकते हैं, ये मतलब बहुत स्पॉन्जी होता है। और इसकी जो पूरी बॉडी है वो पोरोडम्स के जो सेल्स है उससे पूरी लाइन होती है एक्सटर्नली, और इसके पूरे बॉडी पे माइन्यूट न्यूमरस पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया जो कि वाटर को एंट्री करने देते हैं उस उस स्पॉन्ज के अंदर। इसमें कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं वो है ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम और स्पॉन्जियोसिया। ऑस्टिया जो है वो पानी की एंट्री स्पॉन्ज के अंदर आने देता है, मतलब एंट्री करवाता है। और स्पॉन्जियोसील जो है, अगर किसी भी वर्ड के पीछे अगर सील, COEL, ये जो वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है कैविटी, मतलब उसके अंदर जो है वो खाली जगह है, पोकड़ी स्पेस उसको बोलते हैं। वो वही स्पॉन्जियोसील का मतलब होता है उसकी जो कैविटी है, डाइजेस्टिव कह लो या फिर कोई किसी भी प्रकार की कैविटी जो होती है उसके अंदर, उसके अंदर ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी उसके अंदर जाता है। और फिर ऑस्क्यूलम जो है वो एग्जिट गेट है किसी भी स्पॉन्ज का। सो वहां से जो वाटर है वो एग्जिट हो जाता है उस स्पॉन्ज के अंदर से, ठीक है। सो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहते हैं कनाल सिस्टम, वाटर कनाल सिस्टम, जो कि स्पॉन्ज में प्रेजेंट होती है। और ये सिस्टम जो है वो स्पॉन्ज को उसके फीडिंग में मदद करता है, मतलब उसको खाना खाने में, मतलब जो भी वाटर के अंदर जो प्लांट ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जैसे कि जू प्लैंक्टन्स हो गए या फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, उसी के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। और उसी वाटर में जो है वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट छोड़ता है, मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट छोड़ता है, जैसे कि कोई अमोनिया वगैरह हो गया, वो सारा का सारा वेस्ट उसी वाटर के थ्रू वो बाहर अपने बॉडी के बाहर निकाल देता है। और एक बात हो गई, हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसी गैसेस एक्सचेंज जो है वो इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू हो जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई उसके पूरे स्ट्रक्चर की, उसमें ठीक है। ये तो बात हो गई उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। सो उसका जो स्पॉन्जियोसील कैविटी की बात करते हैं, स्पॉन्जियोसील उसकी कैविटी हो गई, वो तो किसी ना किसी सेल से मतलब लाइन होगी, किसी ना किसी सेल से कवर होगी। तो वो जो है वो कॉर्नोसाइट्स, ये जो सेल्स हैं इससे पूरे का पूरी उसकी कैविटी कवर रहती है। और कॉर्नोसाइट जो है वो फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं, और उनकी जो फ्लैजेला है वो ऐसे मूव होती रहती है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जो कि उसके स्पॉन्जियोसील के अंदर का जो वाटर है उसको एक फ्लो देती है बाहर जाने की तरफ या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि वो एक एग्जिट गेट तक पहुंच सके, ठीक है। पूरे की जो पूरी स्पॉन्जियोसील है वो है कॉर्नोसाइट से लाइन होती है, और उसका जो एक्सटर्नली जो है वो पूरी पूरी पोरोसाइट से लाइन होती है, ठीक है। पोरोसाइट जो है वो ओनली स्पॉन्जियोसील और ऑस्टिया पे नहीं होते, बाकी पूरी पूरी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उससे पोरोसाइट से वो स्पॉन्ज जो है वो लाइन हो जाता है, ठीक है। और उस इसमें हम रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों टाइप का देखते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है।
सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और जेमल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब अपने लेट सपोज ये स्पॉन्ज हो गया है, मेरा हाथ लेट सपोज स्पॉन्ज है, ये छोटा सा अपना जो टुकड़ा है उसको काट देगा, मतलब खुद को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, और वो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट अपना इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट कर देगा किसी और सबस्ट्रेटम पे और अपनी लाइफ जीने लगेगा। ठीक है, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। और ऐसे ही जेमल फॉर्मेशन होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंसिस्ट फॉर्म करके होता है। वो हम उसकी बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है वो होता है गैमेट फॉर्म करके, मतलब गैमेट फॉर्म करते हैं, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्दर उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो इनडायरेक्ट तरीके से होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट तरीका मतलब इसमें जो है वो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। लार्वल स्टेज जैसे कि आपने अगर टॉड वगैरह उसका टॉड पूल ऐसा कोई नाम सुना होगा, फ्रॉक की, ये फ्रॉक की लार्वल स्टेज होती है। ऐसे ही इनडायरेक्ट तरीके से स्पॉन्ज की ग्रोथ होती है, फिर एक मैच्योर स्पॉन्ज फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा पोरिफेरा कवर हो गया इसमें। और इसके एग्जाम्पल कुछ है जैसे कि स्काइफा है, यूप्लेक्टिला है, स्पॉन्जिला और स्पॉन्ज भी है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम। और अगला जो फाइलम हम अगले वीडियो में कवर करेंगे उसका नाम है नाइडेरिया। इस मैं चाहूंगा कि आप अगला जो फाइलम है वो थोड़ा बहुत पढ़ के आए ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।